नमस्कार, चाणक्य सिविल एकेडमी की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का पहला भाग देख चुके हैं, आज ये उस क्रम में दूसरा भाग है। तो आज हम बात करने वाले हैं 1858 के अधिनियम का, यानी भारत शासन अधिनियम 1858 का। तो आइए जानते हैं इस अधिनियम के बारे में महत्वपूर्ण बातें। इस अधिनियम के माध्यम से भारत का जो शासन था ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी ब्रिटिश क्राउन ने सीधा शासन अपने हाथों में ले लिया। इसके अलावा इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर ऑफ इंडिया के पद को एक नई उपाधि दी गई, जिसको वॉइसराय के पद से जाना गया। जो पहले वॉइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा पूर्व में बनाए गए दो निकाय, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और इनकी शक्तियां भारत के राज्य सचिव को दे दी गई, जो कि एक नया पद था। ये ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों का एक परिषद बनाया गया, जो इसकी सलाहकार समिति के तौर पर कार्य करता था। इसके साथ ही जो इस अधिनियम का उद्देश्य था वो भारत में केंद्रीयकरण करना था, यानी अपनी ऐसी सत्ता स्थापित करना जो सीधे के सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में हो। आइए अब बात करते हैं अगले अधिनियम की, जो है भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विस्तार किया गया। इसमें इसके सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को आपातकाल के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी दे दी गई। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से विधान परिषद में न्यूनतम 6 अधिकतम 12 सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान किया गया, जिसमें कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी सदस्य होने थे। लॉर्ड कैनिंग ने इस परिषद में बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को इस परिषद का हिस्सा बनाया। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से मद्रास और बम्बई की जो प्रेसिडेंसीज थी उनको विधायी शक्ति दोबारा वापस कर दी गई और इस अधिनियम के द्वारा ही विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। अगला अधिनियम आता है 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 40% बढ़ा दी गई। इसके साथ ही इस अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई और इसके साथ ही बजट पर प्रश्न पूछने और बहस करने का अधिकार भी मिल गया। इस अधिनियम के द्वारा गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन वॉइसराय के द्वारा किया जाता था, जो विधान परिषद की सिफारिश पर किया जाता था। इस अधिनियम के द्वारा ही चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, परंतु इस अधिनियम में कहीं भी चुनाव शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। इसके बाद अगला अधिनियम आता है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत की ओर से राज्य सचिव थे और मिंटो भारत के वॉइसराय। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में पहली बार मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इसके अलावा इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की बहुमत की बात कही गई और इसके साथ ही बजट पर प्रश्न पूछने व बजट पर प्रस्ताव रखने का प्रावधान भी किया गया। इसके अलावा वॉइसराय की कार्यपालिका में भारतीयों को स्थान देना शुरू किया गया। वॉइसराय की कार्यपालिका में पहले जो भारतीय सदस्य थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें विधि सदस्य के रूप में चुना गया। अगला अधिनियम आता है भारत शासन अधिनियम 1919। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने की घोषणा की। इस अधिनियम के द्वारा द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा की बात कही गई। राज्य परिषद में कुल सदस्य संख्या 60 रखी गई, वहीं केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 145 रखी गई। राज्य परिषद में 34 निर्वाचित और 26 सदस्य मनोनीत रखे गए। इन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया। केंद्रीय विधानसभा में 104 सदस्य निर्वाचित और 41 सदस्य मनोनीत रखे गए। इन सभी का कार्यकाल 3 वर्ष रखा गया। इसके अलावा इस अधिनियम में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। इस अधिनियम के द्वारा ही प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, जो कि आरक्षित और हस्तांतरित विषयों के नाम से जाने गए। आरक्षित विषय वे थे जिनका प्रशासन सीधे तौर पर गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा संभाला जाता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर और विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के द्वारा संभाला जाता था। आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आरक्षित विषयों की बात करें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे रक्षा, न्याय, पेंशन, समाचार पत्र, पुलिस आदि। इसके अलावा हस्तांतरित विषयों की बात करें तो इसमें भी सभी महत्वपूर्ण विषय हैं, शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय आदि। तो बाकी के जो विषय हैं आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके साथ ही इस अधिनियम के द्वारा
केंद्रीय और प्रांतीय बजट का पृथक्करण किया गया। तो आइए अब बात करते हैं अगले अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 की। इस अधिनियम के द्वारा भारत में अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई और इसके साथ ही प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर उनको स्वायत्त शासन प्रदान किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से ही संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, परंतु न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी न्यायालय को प्राप्त थी। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत परिषद का अंत किया गया और इस अधिनियम के द्वारा ही बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया और इस अधिनियम के द्वारा दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए निर्वाचन की अलग व्यवस्था की गई और इसके साथ ही इस अधिनियम के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। अगला जो महत्वपूर्ण अधिनियम है वो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना पारित होने के बाद भारत को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, यानी दो अधिराज्य बनाए गए। एक था भारत और दूसरा था पाकिस्तान। इन दोनों अधिराज्यों को अपनी अपनी संविधान सभा प्रदान की गई और इसके साथ ही इन दोनों अधिराज्यों में गवर्नर की नियुक्ति सुनिश्चित की गई और इस अधिनियम के माध्यम से ही वायसराय के पद को समाप्त किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया और राष्ट्रमंडल के सचिव की पद की नियुक्ति की गई और इस अधिनियम के माध्यम से ही देशी रियासतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, यानी उन्हें स्वतंत्रता थी कि वो भारत के अधिराज्य में शामिल हो जाएं, पाकिस्तान अधिराज्य में शामिल हो जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने जाना भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को, यानी आज भी इन अधिनियमों के माध्यम से कई सारे प्रावधान ऐसे हैं जो भारतीय संविधान में शामिल किए गए। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल IAS विद चाणक्य को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।